हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए सेशन के अंदर। एंड यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपसे यूनिट नंबर 3 जो कि हमारा रहने वाला है 105 का, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन जो आपका सब्जेक्ट है। जो भी बच्चे बीएड कर रहे हैं हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी से, उन सभी बच्चों का जो फर्स्ट सेमेस्टर है वहाँ पे एक सब्जेक्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। इसके अंदर हमारा एक टॉपिक है बैकवर्ड चिल्ड्रन, कंसेप्ट करेक्टरिस्टिक्स हो गए इसके, ठीक है। ईटियोलॉजी यानी काजेस आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं बैकवर्ड चिल्ड्रन को, एंड एजुकेशन प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रंस। तो ये हम यहाँ पे एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपको जब भी ये क्वेश्चन आएगा कि बैकवर्ड चिल्ड्रन क्या होते हैं, तो आपको इसका कंसेप्ट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, द बैकवर्ड चाइल्ड इज़ वन हु इज़ अनेबल टू डू द वर्क ऑफ द क्लास नेक्स्ट बिलो दैट विच इज़ नॉर्मल ऑफ हिज एज। तो सिंपल कहने का मतलब ये हो गया, जब हम डेफिनेशंस देखेंगे तो आपको आइडिया और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब ये होगा कि वो बच्चा जो कि वो वाले काम नहीं कर सकता है, या फिर जिस भी वो क्लास के अंदर है उसके हिसाब से वो जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। एंड उसकी नॉर्मल जो एज है, ठीक है, उसके हिसाब से वो चीज़ें जो है वो नहीं कर पा रहा है क्लास के अंदर, ठीक है। यानी उसका जो ब्रेन है, मेंटल एज है जो है वो कहीं ना कहीं कम है। टर्म बैकवर्डनेस जो है इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन कोशेंट, ठीक है। और जो बैकवर्ड बच्चा होता है एक, उसका जो एजुकेशन कोशेंट होता है वो 85 या उससे बिलो। तो जिस भी बच्चे का कोशेंट यानी एजुकेशन कोशेंट 85 है या उससे कम है, तो हम बोल सकते हैं कि वो बच्चा क्या है, बैकवर्ड। अब एजुकेशन कोशेंट कैसे निकालते हैं, तो इसमें आप जो है वो EA/CA × 100 करते हो। तो ई क्या हो, यानी एजुकेशन कोशेंट। EA मीन्स एजुकेशनल एज क्या है उसकी, यानी किस हिसाब से वो जो है वो चीज़ें प्रोग्रेस कर पा रहा है, ठीक है। एंड CA मीन्स क्रोनोलॉजिकल एज क्या है उसकी, ठीक है, यानी इसने इस दुनिया में आए हुए कितना टाइम हो गया। तो इस तरीके से हम जो है वो एजुकेशन क्वेश्चन निकालते हैं। तो ये आप लिख सकते हो, लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा कि जो हमारा EA यानी एजुकेशन एज है, ये रिप्रेजेंट करती है द पीपल्स एवरेज लेवल ऑफ अचीवमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ स्कूल सब्जेक्ट मेजर्ड बाय यूजिंग वेरियस इवैल्यूएशन टूल्स से इसको हम मेज़र करते हैं। तो ये वही होता है कि जो उसका एवरेज लेवल क्या है, यानी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर या जो भी उसको कोर्स हम दे रहे हैं। अब यहाँ पे आता है एजुकेशन बैकवर्ड चिल्ड्रन जो है, इनको हम बोलते हैं एजुकेशनली रिटेल चिल्ड्रन भी बोलते हैं, स्लो लर्नर भी बोलते हैं, या एकेडमिकली वीक स्टूडेंट्स भी इनको कहा जाता है। अब आ जाएगा इसका मीनिंग, ठीक है। तो मीनिंग की बात करें तो कहता है कि बैकवर्ड चाइल्ड इज़ वन हुज एजुकेशनल अचीवमेंट्स या अटेनमेंट्स जो है वो फॉल बिलो द लेवल ऑफ देयर नेचुरल एबिलिटीज़। मतलब नेचुरल एबिलिटी के हिसाब से, जैसे अगर आपने मूवी देखी होगी, आई थिंक मैं ऐसा ही हूँ ऐसे करके मूवी है अजय देवगन की, तो उसका जो ब्रेन होता है वो 7 साल के बच्चे का होता है, उतना उसका ब्रेन डेवलपमेंट हुई होती है, लेकिन उसकी एज जो है वो क्रोनोलॉजिकल एज बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मतलब जो उसकी एजुकेशन अचीवमेंट्स या अटेनमेंट्स होंगी ना, वो कहीं ना कहीं पीछे होंगी, उसकी क्रोनोलॉजिकल एज के हिसाब से या उसके लेवल के हिसाब से नहीं होंगी। द बैकवर्ड वेज बैकवर्डनेस में बी ड्यू टू हेरिडिटी फैक्टर हो सकते हैं या इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। हेरिडिटी वही आ गया, कोई जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, जैसे कोई बच्चा है डाउन सिंड्रोम का शिकार हुआ है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि उसका जो विकास है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है ना, छोटी हाइट रह जाती है, ठीक है, ब्रेन उतना अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चे की अचीवमेंट्स, ठीक है। द बैकवर्ड चिल्ड्रन आर क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरीज़ के अंदर हम इनको विभाजित करते हैं, ठीक है, वर्गीकरण करते हैं। जैसे सबसे पहले आ जाएगा हमारा कौन सा, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, यानी मानसिक रूप से उसका विकास अच्छे से नहीं हुआ है, या फिर एजुकेशन रिटार्डेशन हो सकती है, यानी उसको समझ ही नहीं आ रहा है। तो कहता है कि एनी चिल्ड्रन हु डज नॉट प्रोग्रेस एट द रेट टू विच हिज एबिलिटीज़ परमिट हिम। मतलब जैसे उसकी एबिलिटी क्या होनी चाहिए कि अगर वो 14 ईयर का बच्चा है या 20 ईयर का बच्चा है, ठीक है, तो वो उसका कम से कम जो है वो ग्रेजुएशन लेवल पे उसका अच्छे से होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहा है वो अभी तक जो है उसका लेवल जो है वो पीछे है, ठीक है, यानी उसकी एबिलिटी के हिसाब से नहीं है। इनएबिलिटी टू शो प्रोग्रेस इन द स्कूल वर्क अचीवमेंट्स में, मतलब वो प्रोग्रेस जो है वो शो नहीं कर पाता है, ठीक है, जो भी स्कूल काम है या अचीवमेंट्स हैं। वीक होता है वो स्टडीज़ में, ठीक है, लो एकेडमिक अचीवमेंट्स होती हैं, ठीक है, उतने अच्छे से वो मार्क्स जो है वो नहीं ले पाता है। कांट वर्क अकॉर्डिंग टू हिज क्लास आर लेवल लोअर दैन हिज क्लास। तो कहता है कि वो वर्क नहीं कर पाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज क्लास। जैसे अगर वो 8th क्लास में है तो वो नहीं कर पाएगा, उसका जो भी वहाँ पे उसको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे तो उसका जो अचीवमेंट होगा वहाँ पे उन सब्जेक्ट के अंदर बहुत कम होगा। वो अनेबल टू कीप पेस विद द क्लास, मतलब क्लास के साथ साथ वो जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर लर्न नहीं कर पाएगा।
अब उसके बाद आप इसकी डेफिनेशंस लिखोगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और एकदम सरल डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहले जो है हमारी डेफिनेशन आ जाती है बर्टन हॉल की। इन्होंने कहा था कि बैकवर्डनेस जो है वो इन जर्नल अप्लाइज टू केसेस वेयर देयर एजुकेशनल अचीवमेंट्स फॉल बिलो द लेवल ऑफ देयर नेचुरल एबिलिटी। मतलब नेचुरल एबिलिटी के हिसाब से जो है उनका अचीवमेंट नहीं है, बल्कि उससे बिलो जो है उनकी अचीवमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे अगर 8th क्लास का बच्चा है तो 8th क्लास के हिसाब से उसको सारी अचीवमेंट्स होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड डेफिनेशन TKA मैनन, ठीक है, इन्होंने कहा कि इन इंडियन सिचुएशन की बात करें तो अ बैकवर्ड चाइल्ड इज़ वन हु बीइंग मोर देन 1 ईयर ओल्डर दैन दी एवरेज ऑफ हिज क्लास, ठीक है। मतलब क्लास के एज के हिसाब से उसका लेवल नहीं है, ठीक है, वो उससे कहीं ना कहीं 1 या 2 साल पीछे रह रहा है, ठीक है, एकेडमिक अचीवमेंट्स में। उसकी क्रोनोलॉजिकल एज तो बराबर है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आता है हमारा थर्ड डेफिनेशन जो आप करोगे, ठीक है, शोनल की डेफिनेशन थी। इन्होंने बोला बैकवर्ड पीपल जो है इज़ वन, वो होता है जिसको अगर हम कंपेयर करें विद अदर पीपल्स के साथ, यानी अदर छात्रों के साथ अगर उसका कंपैरिजन किया जाए, तो इसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज होगी, ठीक है, तो यहाँ पे हमें एजुकेशन डेफिशिएंसीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल एज तो बराबर होगी इनकी, लेकिन जो एजुकेशन डेफिशिएंसीज देखने को मिलेंगी, यानी एजुकेशन के अंदर वो उतने तरीके से अचीव नहीं कर पाएगा जितने बाकी बच्चे कर पा रहे हैं। अब आ जाएगा यहाँ पे टाइप्स ऑफ बैकवर्डनेस की बात करें तो जनरल बैकवर्डनेस हो सकती है, स्पेसिफिक हो सकती है। जनरल मीन सामान्य, ठीक है, कि यहाँ पे जो बच्चा है वो पूरे के पूरे फील्ड के अंदर या आर्ट सब्जेक्ट के अंदर क्या है, बैकवर्ड है, अच्छे से अचीव नहीं कर पा रहा है चीज़ों को। देन आ जाएगा स्पेसिफिक बैकवर्डनेस, मतलब कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के अंदर नहीं बल्कि कुछ 1 या 2 सब्जेक्ट के अंदर जो है वो बच्चा सही से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। देन आ जाएंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड। तो जो एक बैकवर्ड चाइल्ड होता है, ठीक, उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विशेषताएं, गुण क्या होते हैं। तो गुण की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उसकी जो फिजिकल हेल्थ डेवलपमेंट है वो उतने अच्छे से नहीं हुई होगी, ठीक है, इन्फीरियर या लो है। फिजिकल डिफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है, डिफॉर्मिटीज़ आएंगी, जैसे आईज़, नोज़, या उसके जो हैंड्स हैं वो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। स्पीच डिफेक्ट हो सकते हैं। पोअर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यानी उसके मसल जो है वो वही आ जाएगा कि प्रॉपर वो अपनी बॉडी जो है उसको सही से यूज़ नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं हमें डिफेक्ट या डेफिशिएंसीज देखने को मिल रही हैं। माल न्यूट्रिशन हो गया, यानी प्रॉपर उसको डाइट नहीं मिली है और वो बिल्कुल कमज़ोर है, ठीक है, कुपोषण का शिकार हुआ है। तो ये फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे एक बैकवर्ड बच्चे के। देन आएगा मेंटल करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, यानी मानसिक विशेषताएं क्या होंगी उसकी, तो उसका IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट कम होगा, EQ कम होगा, ठीक है, एवरेज से। एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाएगा वो। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपको पता है ना, जैसे अमूर्त सोचना। अमूर्त सोचना मीन्स जैसे मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि वहाँ पे एक रिवर है, ठीक है, और रिवर जो है उसके साइड पे घर है, तो आप मन के अंदर जो है इसकी कल्पना करके आप जो है वो इमेजिन कर सकते हो कि हाँ ऐसे करके रिवर होगा और उसके साइड पे घर होगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट होता है अमूर्त, मतलब जो हमारे माइंड में लॉजिकल जिसको बोलते हैं, तो वो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड रीजनिंग यानी तर्क भी नहीं निकाल पाएगा। इनेबिलिटी टू कोरिलेट एक्सपीरियंसेस, तो एक्सपीरियंस जो भी चीज़ों को वो करेगा तो वो कोरिलेट नहीं कर पाएगा उनके बीच में, ठीक है। ये उसके मेंटल करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे किसके, बैकवर्ड चाइल्ड के। अब आ जाएगा सोशल एंड मॉरल करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, यानी सामाजिक एंड नैतिकता जिसको हम बोलते हैं, क्या क्या विशेषताएं होंगी। तो उसकी जो सोशल डेवलपमेंट है बिल्कुल स्लो होगी, ठीक है। सोसाइटी के अंदर वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा अपने आप को प्रॉपर, यानी माल एडजस्टमेंट। आइसोलेशन इन द क्लासरूम के अंदर हमेशा वो अकेला रहने की कोशिश करेगा। एंटी सोशल बिहेवियर आ जाएगा, शो करेगा क्लास के अंदर। तो ये हमारे आ जाएंगे कुछ सोशल एंड मॉरल करेक्टरिस्टिक्स। एजुकेशन करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उसका जो अचीवमेंट्स होंगी या परफॉर्मेंस होगी, ठीक है, वो बिल्कुल पुअर होगी, और बाकी बच्चों के साथ वो जो है प्रॉपर प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड एक सब्जेक्ट में भी पुअर हो सकता है या पूरे के पूरे सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस जो है वो पुअर हमें देखने को मिल सकती है। अदर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एक्टिव पार्टिसिपेशन उसकी बिल्कुल ही नहीं होगी या बहुत कम होगी क्लास के अंदर, ठीक है। एंड टीचर के साथ जो इंटरेक्शन है वो भी बहुत कम होगी उसकी। होमवर्क जो है उसको दिया जाएगा वो प्रॉपर इंटरेस्टेड नहीं होगा, नहीं करेगा अच्छे से। अचीवमेंट उसकी लो होंगी, ठीक है। एग्जामिनेशन एंड क्लास टेस्ट में उसका जो अचीवमेंट या रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल वीक आएगा। मेंटल एज जो उसकी होगी वो स्मॉलर होगी दैन क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल एज होती है मतलब जब पैदा हुआ, पैदा होने से लेकर आज तक जो उसकी एज है, और मेंटल एज होती है यानी मेंटल एबिलिटीज़, ठीक है। तो ये हम कैसे डिनोट करते हैं इसको, या इसको कैसे पता करते हैं, तो बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट करके अभी नीचे पढ़ेंगे हम। स्लो लर्नर होगा वो, ठीक है। एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ उसके अंदर बिल्कुल ही नहीं होंगी या बहुत कम होंगी। कंटिन्यूस फेलियर का शिकार होगा वो, ठीक है। तो ये आ जाएंगे हमारे कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड। तो बिल्कुल आसान लिखे हुआ है मैं यहाँ पे, आप ऐसे लिख के आ जाओ, ठीक है।
बाकी अगर हम काजेज़ की बात करें यानी एटियोलॉजी, ठीक है, एटियोलॉजी होती है काजेज़ ऑफ किसी भी चीज़ का काजेज़ क्या है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा है बैकवर्डनेस का या बैकवर्ड चाइल्ड जो है वो बैकवर्ड क्यों है। तो यहाँ पे काजेज़ आ सकते हैं हमारे कारक, कुछ इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत काजेज़ आ सकते हैं हमारे, ठीक है, कारक आ सकते हैं, कुछ वातावरणीय कारक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें व्यक्तिगत काजेज़ में तो फिजिकल काजेज़ हो सकते हैं, मेंटल काजेज़ हो सकते हैं, इमोशनल यानी भावनात्मक, तो ये आ जाएंगे हमारे इंडिविजुअल काजेज़ के अंदर। इन्वायरमेंटल काजेज़ की बात करें तो जैसे फैमिली काज, कोई फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, स्कूल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं यानी मेथड सही नहीं है, टीचर जो है उसका सही से कम्पिटेंट नहीं है, ठीक है, सोशल काजेज़ भी होते हैं, तो ये हमारे इन्वायरमेंटल काजेज़ के अंदर आ जाएंगे। अब इंडिविजुअल काजेज़ के अंदर हमारा फिजिकल काजेज़ की बात करें तो यहाँ पे देखो अब नॉर्मल फिजिकल डेवलपमेंट एंड डिफेक्ट अगर उसको है तो ऑटोमेटिकली वो जो है वो बैकवर्ड रहेगा, ठीक है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई है, प्रॉपर जो है उसको माल न्यूट्रिशन का शिकार है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसको सुनाई कम देता है, ठीक है, स्पीच जो है वो प्रॉपर नहीं कर पाता है, वो आई साइट उसकी सही नहीं है, पुअर हेल्थ है उसकी, ब्रेन में कहीं इंजरी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये उसकी जो अचीवमेंट्स होती हैं एकेडमिक उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। माल फंक्शनिंग ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड्स जो है वो आपको पता है हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है, जो मैसेंजर की तरह काम करते हैं। तो अगर ग्लैंड सही से काम नहीं कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं जो डिसबैलेंस रहेगा, ठीक है, शरीर का संतुलन जो है वो प्रॉपर नहीं रहेगा। क्रोनिक डिजीज़ हो गया, जैसे लॉन्ग टर्म अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, जैसे कोई इसको कोई भी स्किन डिसऑर्डर हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गया या एनीथिंग, ठीक है, तो इससे भी जो है वो उसका जो अचीवमेंट होगा वो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। माल न्यूट्रिशन आएगा, कुपोषण का शिकार, स्लीप डिसऑर्डर हो गया, प्रॉपर नींद नहीं ले रहा है, ठीक है, एक्सपोजर टू टॉक्सिन, कहीं पे केमिकल सब्सटेंस को उसको उनके कंटेक्ट में आ गया अगर वो, पोअर फिजिकल हेल्थ है अगर उसकी, जेनेटिक कंडीशंस हो गया जैसे डाउन सिंड्रोम मैंने अभी बताया, फिजिकल डिसेबिलिटी है अगर उसको कोई, ठीक है, उसकी बाजू नहीं है, टांग नहीं है, सब्सटेंस अब्यूज़ करता है अगर यानी ड्रग अल्कोहल एट्सेट्रा का अगर अब्यूज़ करता है, तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं कहीं ना कहीं उसकी अचीवमेंट्स जो है वो अच्छे से नहीं होंगी, ठीक है। तो ये आ जाएंगे हमारे क्या फिजिकल काजेज़। अब मेंटल काजेज़ की बात करें तो मानसिक कारक क्या क्या होंगे, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आ जाएंगी हमारी, ठीक है, डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया। आप इन दोनों के मीनिंग मुझे गूगल से सर्च करके कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताओगे, ठीक है, अगर आपको पता है तो, अगर नहीं पता है तो गूगल से करोगे, ठीक है। एक का हिंट दे देता है, कैलकुलिया होता है कैलकुलेशन में वो सही से कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। अब डिसलेक्सिया क्या होता है ये आप मुझे बताओगे, जो भी बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको सबको ये पता होंगे। कोग्निटिव इम्पेयरमेंट होगा, ठीक है, यानी उसका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उतने अच्छे से नहीं हुआ होगा, यानी संज्ञानात्मक विकास। अटेंशन डिसऑर्डर होता है, यानी क्लास के अंदर वो अटेंशन यानी अटेंटिव नहीं रह पाता है। लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, लैंग्वेज को सही से समझ नहीं पाता है। मेमोरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सेंसरी एंड ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं कि जो वो सुन रहा है ना उसको वो सही से समझ नहीं पाता है। मेंटल हेल्थ इशू हो सकते हैं जैसे एनजाइटी हो गया, डिप्रेशन, ठीक है, तो ये हमारे आ जाएंगे मेंटल काजेज़। इमोशनल काजेज़ की बात करें तो जैसे अगर उसकी इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं है यानी भावनात्मक जो उसका विकास है वो अच्छे से नहीं है, नेगेटिव एटीट्यूड है अगर टूवर्ड्स टीचर, तो तब भी कहीं ना कहीं वो जो है वो अपने ही जो है वो ईगो यानी एरोगेंस में रहेगा, ठीक है। नर्वसनेस अगर है बच्चे में तो तब भी वो जो है वो प्रॉपर देखो उसको अगर कोई डाउट होगा तो पूछ ही नहीं पाएगा। अग्रेसिवनेस हो गया, बैड टेम्परामेंट, अब्यूज़ और निगलेक्ट, कहीं पे अगर उसको कोई अब्यूज़ हुआ है उसके साथ कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है या एनीथिंग एल्स हुआ है तो उससे जो है वो ट्रॉमा लग सकता है जिससे वो मतलब ऐसी स्थिति में जा सकता है कि उसकी मेंटल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हमारा इसका इफेक्ट आपको उसकी एजुकेशनल अचीवमेंट्स में देखने को मिलेगा। लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट, प्रॉपर इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रही है उसको, अगर ग्रीफ एंड लॉस आ गया, ठीक है, कोई दुख है, कोई उसका खो गया, बुलिंग हो गया जैसे उसको कोई चिढ़ा रहा है, लो सेल्फ इस्टीम, सोशल आइसोलेशन यानी अकेला रह रहा है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये हमारे आ जाएंगे अगेन इमोशनल काजेज़। अब आ जाएंगे हमारे इन्वायरमेंटल काजेज़, ठीक है, यानी वातावरणीय कारक क्या गए हैं। तो सबसे पहले आ गया हमारा फैमिली यानी परिवार। तो इसके अंदर जैसे गरीब भी हो गई तो कहीं ना कहीं जो है उसके ऊपर एक मेंटल प्रेशर रहेगा ना, उसको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, ठीक है। फैमिली डिस्प्यूट यानी घर में लड़ाई झगड़े होते हैं अगर, ठीक है, माँ बाप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, डाइवोर्स हो गया अगर मम्मी पापा के बीच में, फैमिली मेम्बर में से किसी की डेथ हो गई है, स्टेप फादर मदर अगर हैं तो उसका भी एक मतलब हमारे माइंड में क्या होता है कि अपने माँ बाप अपने होते हैं ना। देन आ जाएगा ओवर प्रोटेक्शन या अंडर प्रोटेक्शन। बहुत सारे बच्चों को होता है ना कि ज़्यादा प्रोटेक्शन के चक्कर में क्या होता है कि बच्चे सुसाइड वगैरह भी कर लेते हैं ना, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लार्ज फैमिली साइज़ है अगर तो कहीं ना कहीं ये हमारे काजेज़ जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं किस लिए, बैकवर्डनेस ऑफ अ चाइल्ड। देन आ जाएगा स्कूल काजेज़ की बात करें तो इसमें आप जितने मर्जी लिख सकते हो, ठीक है, कि जो एक हमारा विद्यालय होता है, ठीक है, वहाँ पे अगर हम देखें अगर स्कूल के अंदर इम्प्रॉपर इन्वायरमेंट है, ठीक है, डिफेक्टिव, रॉन्ग, इनएफिशिएंट या इनएफेक्टिव मेथड अगर टीचिंग का यूज़ कर रहे हैं हम,
मतलब हम पुराने घिसे पिटे मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चा जो है वो आपको आजकल देखा है कि हमारी जो एजुकेशन है वो स्टूडेंट सेंटर्ड है ना, मतलब बच्चे के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग जो है वो नहीं करवा रहे हैं या टीचिंग नहीं लेके आ रहे हैं हम, यानी बच्चे के हिसाब से, नीड इंटरेस्ट के हिसाब से। आउटडेटेड डिफेक्टिव करिकुलम है, वही पुराना घिसा पिटा, एंड फॉल्टी एग्जामिनेशन सिस्टम है, नॉन कॉम्पिटेंट एंड इनएफिशिएंट टीचर हैं अगर हमारे पास, तो कहीं ना कहीं वो बच्चों को मैनेज नहीं कर पाएंगे, बच्चों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। करिकुलम हमारा रिजिड है, ठीक है, यानी कोई चेंजेस नहीं आ रही हैं। पुअर एडमिनिस्ट्रेशन है अगर, डिफेक्टिव टाइम टेबल है, ठीक है, हार्श एटीट्यूड ऑफ टीचर्स का बच्चों के प्रति अगर है, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों को जो मेंटल हेल्थ होगा या उनको मतलब एकदम डरे हुए फील करेंगे वो, है ना। ओवर क्राउडेड क्लासरूम है अगर, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं क्लास के अंदर। चेंज ऑफ टीचर यानी ट्रांसफ़र हो रही है बार बार टीचर्स की। जेंडर ब्यास हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है या निगलेक्शन हो रही है, बुलिंग हो गया, लैक ऑफ स्कूल रिसोर्सेज यानी प्रॉपर उनके पास रिसोर्स भी नहीं है। इनएडिक्वेट स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज भी नहीं है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको स्पेशल नीड्स होती हैं कुछ उनकी, तो उसके लिए भी कुछ सर्विसेज या हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज चाहिए जो कि नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये फैक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूट करेंगे एक बच्चे की बैकवर्डनेस को। अब आएगा सोशल काजेज़ की बात करें तो यहाँ पे देखो बैड कंपनी ऑफ द चाइल्ड, मतलब बच्चा जो है वो गलत संगत में या गलत दोस्तों से बैठ रहा है, उठ रहा है उनके साथ। फैमिली सोशल कस्टम्स हो गए, कल्चर ट्रेडिशंस, तो ये भी बच्चे को जो है वो कहीं ना कहीं उसकी जो अचीवमेंट्स होंगी इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है। देन आ जाएगा नेबरहुड इन्वायरमेंट, कैसे आपके आसपास लोग कैसे रहते हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। पॉवर्टी हो गया, कम्युनिटी वायलेंस हो गया, सोशल आइसोलेशन, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, मतलब प्रॉपर उसको सपोर्ट नहीं मिल रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यानी मतभेद, सब्सटेंस का अब्यूज़ हो रहा है कम्युनिटी में, तो ऑटोमेटिकली बच्चा भी उन चीज़ों में जाएगा, ठीक है। पुअर लिविंग कंडीशंस हैं, यानी बच्चे के जो घर है वगैरह है वो अच्छे से नहीं है। इनएडिक्वेट कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं, यानी जो कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं जैसे पार्क्स हो गया, रिक्रिएशनल कोई एक्टिविटीज़ करने के लिए जगह होगी, वो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। तो घर पे ही बैठा रहेगा, ठीक है, अकेले बैठा रहेगा, तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो ओवर थिंक करेगा, है ना, तो एकदम ऐसे अलग से जो है वो इरिटेट फील करेगा ना, और उसका एजुकेशन में तो इंटरेस्ट जाएगा नहीं फिर। अब आएगा आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, यानी पहचान कैसे कर सकते हैं हम एक बैकवर्ड बच्चों की, ठीक है। तो कहता है कि बैकवर्ड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय एम्प्लॉइंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड, हम अप्लाई करके जो है वो कर सकते हैं। जैसे स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग हो गया, ठीक है, कुछ टेस्ट आप तैयार करो, ठीक है, बच्चों के, और फिर एक स्टैंडर्ड बेस्ड पे फिर उसके अचीवमेंट्स देखो कि बच्चे ने कितना अचीव करा। टीचर ऑब्जर्वेशन, यानी टीचर ऑब्जर्व कर सकता है बच्चों का बिहेवियर। पेरेंट एंड केयर गिवर रिपोर्ट्स, तो पेरेंट्स की रिपोर्ट्स भी है जो है वो उनसे भी पता चल जाता है, जैसे बच्चा घर पे क्या क्या करता है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ये पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, होमवर्क अच्छे से करता है कि नहीं करता, है ना। डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग्स, यानी उसकी जो विकास हो रहा है उसका, ठीक है, ग्रोथ हो रही है, उसकी भी स्क्रीनिंग करना कि कहीं इसको डिफेक्ट तो नहीं है कोई, है ना। कोग्निटिव असेसमेंट, मतलब उसका जो इंटेलिजेंस कोशेंट है उसका भी पता करना। बिहेवियरल चेकलिस्ट हो गया, ठीक है, उसका व्यवहार देखने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं उसको, चेकलिस्ट होती है जिसमें येस नो करना होता है ना। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स लेके आना, ठीक है, तो इससे भी हम जो है वो बच्चे की जो नीड्स होंगी उनके हिसाब से जो है वो अपने प्लान लेके आ सकते हैं, ठीक है, कि इसकी नीड क्या है, ठीक है, फिर उस हिसाब से जो है वो हम, यानी पहले टेस्ट करेंगे उसका कंडक्ट, फिर उसको समझ नहीं आ रहा, फिर हम नई तरीके से जो है वो उसको समझाने की कोशिश करेंगे। हेल्थ असेसमेंट आ गया कि उसका स्वास्थ्य जो है उसका पता करना, आंकलन करना। सोशल एंड इमोशनल असेसमेंट, उसकी सोशल और इमोशनल हेल्थ जो है इसका भी आंकलन करना। एकेडमिक परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, यानी जो बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको ट्रैक, यानी उसके जो भी अर्लियर रिकॉर्ड्स हैं उनको भी जो है वो प्रॉपर देखते जाना कि बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इस तरीके से जो है हम बच्चे को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो बैकवर्ड है कि नहीं है। तो सबसे पहले भैया आएगा स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग में, भैया आएगा कि इवैल्यूएट करते हैं, यहाँ पे मूल्यांकन करते हैं बच्चे की परफॉर्मेंस का अलग अलग एकेडमिक एरियाज़ के अंदर। पीरियडिकली टेस्ट कंडक्ट करते हैं बच्चों की स्किल, स्टूडेंट की अचीवमेंट्स को देखने के लिए, ठीक है। अगर उसकी अचीवमेंट्स अच्छी आती हैं तो इसका मतलब वो बैकवर्ड नहीं है, और अगर कम आती हैं तो हमें पता चल जाएगा कि बच्चा कहीं ना कहीं जो है वो प्रोग्रेस जो है उसकी बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है। एंड टीचर ऑब्जर्वेशन भैया आएगा, टीचर जो है वो ऑब्जर्व करता है बच्चों का बिहेवियर, ठीक है, उनकी पार्टिसिपेशन कैसी है, जो भी एक्टिविटीज़ करवाई जा रही है क्लासरूम के अंदर, परफॉर्मेंस कैसी है उनकी क्लासरूम के अंदर, तो इससे भी जो है टीचर पता कर सकता है कि बच्चा जो है वो बैकवर्ड है कि नहीं। पेरेंट एंड केयर गिवर रिपोर्ट्स वही आ जाएगा कि स्टूडेंट्स का बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस कैसी है घर में, ठीक है, तो ये पेरेंट्स जो है वो टीचर्स को बता सकते हैं कि हाँ ये घर में जो है पढ़ता नहीं है, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल, या तो इसको समझ नहीं आ रही, कुछ ना कुछ रीज़न है, तो इस तरीके से भी हम पता कर सकते हैं। डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग आ गया, ठीक है, बच्चे की जो डेवलपमेंटल डिफेक्ट हैं उनका पता करना, ठीक है, और कोई भी डिसेबिलिटी अगर उसको है तो उसका भी पता करना है, तो इससे भी हम पता कर सकते हैं कि हाँ
इस तरीके से जो है वो ये प्रॉपर डिसेबल है, दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये बच्चा जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है या पढ़ नहीं पा रहा अच्छे से। और इनको जो है वो यानी जो डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग है इनको करता कौन है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो करते हैं ये। देन आ जाएगा कोग्निटिव असेसमेंट, ठीक है, इसमें इंटेलिजेंस कोशेंट और ईक्यू टेस्ट जो है उसके कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है, और बच्चे की जो कोग्निटिव एबिलिटीज़ हैं या डिसऑर्डर वो यहाँ पे पता किए जाते हैं, आंकलन किया जाता है उनका, और इनको साइकोलॉजिस्ट जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। देन आ जाएगा बिहेवियरल चेकलिस्ट, वही आ जाएगा कि बच्चों का बिहेवियर और सोशो इकोनॉमिक कॉम्पिटेंसीज देखने के लिए हम जो है वो बिहेवियरल चेकलिस्ट जो है वो टेस्ट कंडक्ट करते हैं, ठीक है। एक चेकलिस्ट होती है जिसमें आपको बच्चे को दे दिया जाता है, ठीक है, बच्चा टिक करता है कि उसको क्या क्या अच्छा लगता है, ठीक है, क्या बुरा लगता है। फिर आ जाएगा इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान्स, ठीक है, यानी व्यक्तिगत जो है वो एजुकेशन प्लान्स लेके आना टू आइडेंटिफाई एंड असेस द स्पेशल एजुकेशन नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। मतलब कुछ बच्चे होते हैं उनकी कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं, ठीक है, तो हम अगर पता कर पाएंगे कि इसकी नीड क्या है, इसका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, ये कैसे सीख सकता है, तो उसी हिसाब से हम अपनी जो प्लान होगा, मेथड होगा वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है आइडेंटिफाई करने का। देन हेल्थ असेसमेंट यानी उसकी स्वास्थ्य का आंकलन करना, ठीक है, हेल्थ इवैल्यूएशन हो गया। आइडेंटिफाई करना मेडिकल या फिजिकल कंडीशन अफेक्टिंग लर्निंग, कि बच्चे की ऐसी क्या कंडीशन है शारीरिक या फिर कोई मेडिकल कंडीशन है जो उसकी लर्निंग है यानी अधिगम है उसको अफेक्ट कर रही है, प्रभावित कर रही है। क्रोनिक हेल्थ इश्यूज़ का पता करना, कहीं उसको कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ तो नहीं है। सोशल एंड इमोशनल असेसमेंट वही आ जाएगा कि सोशल स्किल्स, इमोशनल रेगुलेशंस एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग उसका टेस्ट करना, पता करना उसका, जैसे एंजाइटी डिप्रेशन तो नहीं है बच्चे को कहीं, है ना। देन आ जाएगा एकेडमिक परफॉर्मेंस ट्रैकिंग एंड रिकॉर्ड, ये वही आ जाएगा कि उसके अर्लियर ग्रेड्स देख के, असाइनमेंट्स में उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, टीचर का फीडबैक देख के हम जो है वो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ट्रैक कर सकते हैं और इससे भी पता कर सकते हैं अगर उसकी परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली अच्छी नहीं आ रही है तो मतलब वो बच्चा जो है वो बैकवर्ड चाइल्ड है हमारा। तो एकदम सरल तरीके से यहाँ पे मैंने आपको बताया है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा एक और टॉपिक है एजुकेशन प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रन, कि क्या क्या सजेशंस या सुझाव यहाँ पे हम जो है वो दे सकते हैं कि कैसी एजुकेशन होनी चाहिए बैकवर्ड बच्चों के लिए। तो कहता है कि फाइंड आउट कॉज फॉर बैकवर्डनेस, सबसे पहला हमारा यही होना कि चाहिए कि जड़ जो है उसको निकालो, है ना, कि बच्चे बैकवर्ड क्यों हैं, ठीक है, तो ये पता करो, फिर उसी हिसाब से हम जो है वो चीज़ों को या अपने जो प्लान्स होंगे उनको एग्जीक्यूट कर पाएंगे या बना पाएंगे पॉलिसीज़। तो कहता है कि बाई यूजिंग अचीवमेंट टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, केस स्टडी एंड केस हिस्ट्री, आप इनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इससे आप जो है वो बच्चों का पता कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बच्चे जो है उसके अंदर या बच्चा जो है वो बैकवर्ड क्यों है। तो फिर उसी हिसाब से हम जो है प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ जो है वो बच्चे के नीड के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक फर्स्ट कि उसी हिसाब से बनाओ फिर बच्चे के नीड के हिसाब से, ठीक है। देन आ जाएगा इंडिविजुअल अटेंशन। इंडिविजुअल अटेंशन मीन व्यक्तिगत आपको जो है वो अटेंशन देनी है, ठीक है, यानी स्पेशल अटेंशन देनी है बच्चों को, जो भी बच्चे हमारे बैकवर्ड है, समझना कि उनको कहाँ कहाँ डिफ़िकल्टीज़ आ रही है और क्यों आ रही है, और इस डिफ़िकल्टीज़ को जो है वो कैसे हम जो है वो सुधार कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं इसके अंदर, और अप्रोप्रिएट डिसीजंस लेना। तो ये सेकंड पॉइंट आ जाएगा। देन स्पेशल क्लासेस की बात करें, मतलब बच्चे, जो भी बच्चे हमारे बैकवर्ड हैं उनके लिए आप स्पेशल क्लासेस कंडक्ट करो, ठीक है, एंड स्पेशल लर्निंग मटेरियल जो है वो तैयार करो उनके लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ करके। और आपको माइंड में रखना है क्या, उनका पुराना इंटेलेक्चुअल जो स्टेटस है, यानी उनकी जो बौद्धिक यानी मानसिक जो एबिलिटी है वो आपको दिमाग में रखनी है, और उनका जो पुरानी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो भी याद रखनी है, और एकदम सिंपल तरीके से उन चीज़ों को आपको उन चीज़ों को सिंपल तरीके से कराना है। देन आ जाएगा स्पेसिफिक करिकुलम, मतलब बच्चों के हिसाब से करिकुलम बना दो जो बैकवर्ड बच्चे हैं, ठीक है, रिस्ट्रक्चर करो, अपडेट करो, डिज़ाइन करो करिकुलम को अकॉर्डिंग टू द पर्सनल नीड्स, इंटरेस्ट एंड एफिशिएंसीज ऑफ दी बैकवर्ड चाइल्ड, उसके हिसाब से जो है वो करिकुलम बनाओ, ठीक है। वुड वर्क हो गया, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, ये आपको जो है वो करिकुलम के अंदर डालने हैं ताकि बच्चा इनके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो एकदम कंफर्टेबल फील करे, ठीक है। देन आ जाएगा स्पेशल टीचिंग मेथड जो अब आपको अडॉप्ट करने हैं, ठीक है। अगर एक मेथड से समझ नहीं आ रहा दूसरा अडॉप्ट करो, ठीक है, इससे भी नहीं आ रहा तीसरा अडॉप्ट करो। तो कहते हैं कि आपको सिंपल मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो अडॉप्ट करने हैं जब भी आप उनको शिक्षण करोगे, ठीक है। ऑडियो विजुअल एड का यूज़ करो, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ लेके जाओ उनको, कंक्रीट एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू उनको पढ़ाओ। कंक्रीट मीन्स मूर्त, जैसे अगर मेरे को आपको पढ़ाना है कि हमारे जो रिवर होते हैं वो एंटीसीडेंट क्या होता है, या आप ऐसे हिमालयन रिवर पढ़ा रहे हो तो मैप के थ्रू पढ़ाओ उनको,
ताकि उनके सामने जो है वो पिक्चर यानी कंक्रीट ऑब्जेक्ट यानी मूर्त जो है उनको दिखे। जैसे ग्लोब का यूज़ करो, ठीक है, टीचिंग एड का यूज़ करो और डायरेक्ट एक्सपीरियंस करवा के उनको जो है वो चीज़ें सिखाओ। प्ले वे मेथड हो गया, प्रोजेक्ट मेथड का यूज़ करो। को करिकुलर एक्टिविटीज़ को आपको ज़्यादा बढ़ावा देना है, ठीक है। बच्चों की एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है हर एक एक्टिविटीज़ के अंदर इनक्रेज करना है उनको, ताकि बच्चे वहाँ पे पार्टिसिपेट करें, जैसे गेम्स, ड्रामा, रोल प्ले एट्सेट्रा के अंदर। एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो अपडेट करना है आपको, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स जो है वो आप डालो, ताकि देखो आप बच्चे क्या होते हैं जो बैकवर्ड होते हैं वो उतना ज़्यादा लिख नहीं पाते हैं ना सब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो पेपर होने चाहिए, लैंग्वेज ईजी होनी चाहिए, ठीक है। और पर्सनल केस हिस्ट्री प्रोग्रेस रिपोर्ट शुड आल्सो कंसिडर्ड अ बेसिस फॉर एवेल्यूशन। तो उनके जो पुरानी प्रोग्रेस का रिपोर्ट कार्ड है वो भी आप ध्यान में रखते हुए फिर उसी हिसाब से जो है वो आप क्वेश्चन पेपर सेट करोगे, ठीक है। गाइडेंस सर्विसेज भी आपको जो है उनको प्रदान करनी है, ठीक है। एजुकेशनल हो गया, वोकेशनल, प्रोफेशनल, साइकोलॉजिकल गाइडेंस प्रोग्राम भी जो है आपको उनको प्रोवाइड करने हैं स्कूल के अंदर। देन आ जाएगा कंट्रोलिंग नेगेटिव इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो नेगेटिव इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है उनको आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। और जैसे अनहेल्दी इन्वायरमेंट हो गया, सोशो इन्वायरमेंट जो है यहाँ पे वो रह रहा है, ठीक है, वो भी अनहेल्दी नहीं होना चाहिए। एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स, पीर एजुकेशन और स्टडी हैबिट्स कैसी हैं, ये कुछ अगर नेगेटिव फैक्टर हैं कि अगर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है अच्छे से या पढ़ नहीं रहा है, तो इनको आपको जो है वो दूर करना है, ठीक है। देन आ जाएगा रेगुलर अटेंडेंस। रेगुलर अटेंडेंस का मतलब हो गया कि बच्चे बैकवर्ड जो होते हैं ना फेलियर होंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा और वो एब्सेंट रहने की कोशिश करेंगे क्लास में, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इरेगुलर जो भी अटेंडेंस है उसको चेक करना है और उनको पूछना है, ठीक है, और उनको बोलना है कि रेगुलर क्लास के अंदर आना है। उसके बाद थोड़े से और लिख सकते हो कि गिवन अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस एक्टिव पार्टिसिपेशन। ज़्यादा से ज़्यादा आपको उनको अपॉर्चुनिटी देनी है, मौके देने हैं कि बच्चे जो है वो क्लासरूम के अंदर सक्रिय रूप से जो है वो पार्टिसिपेट करें, जो भी हम उनको एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इमीडिएट रीइंफोर्समेंट करना है। अगर कोई बैकवर्ड बच्चा है, ठीक है, अगर वो रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसको एकदम पॉजिटिव इतना अच्छे से आपको जो है वो रिस्पॉन्स करना है, यानी उसको रीइंफोर्स करना है, बढ़ावा देना है, ताकि वो मोटिवेट हो जाए और नेक्स्ट टाइम फिर से वो कोशिश करे आंसर देने की। समझ आई। वैरायटी ऑफ स्टिमुलेशन जो है वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे उसको खड़ा कर सकते हो, उससे पूछ सकते हो कि बताओ इसकी एग्जांपल क्या होगी, या आप जो है वो ऑडियो विजुअल जो भी शिफ्टिंग कर सकते हो, ठीक है। ब्लैक बोर्ड से लेके पहले आप ओरली बोल रहे थे, बाद में आप बोलोगे बच्चों को नाउ लुक एट दिस ब्लैक बोर्ड, है ना, या नाउ लुक एट दिस पिक्चर। तो इस तरीके से जो आप वेराइटी ऑफ स्टिमुलेशन जो है उनको दोगे, जिससे बच्चा जो है वो इंटरेस्टेड रहे, इंगेज्ड रहे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। तो ये हमारे कुछ एजुकेशन प्रोविजंस आ जाएंगी फॉर बैकवर्ड चाइल्ड। एंड आई होप कि बहुत अच्छे से यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी, ठीक है। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। और बाकी कल आपका एग्ज़ाम है एंड गुड लक। बाकी ये जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, शाम तक 2-3 और करवा दूँगा। ये सारे 12 मार्क्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे कल, ठीक है। सो बाय बाय, ठीक है। और जो बच्चे नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे और कीप सपोर्टिंग अस, ठीक है। जितना सपोर्ट करोगे हम भी उतने मोटिवेटेड रहेंगे और उतने अच्छे से आपको चीज़ों को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।